में तो क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 2 में हम लोग चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मीनिंग हम लोग सबको पता है, यहाँ डेफिनेशन क्या लिखा है, कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ राइट एंड इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। सही कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करने को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। जहाँ बहुत सारा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो उनमें से एक चूज करना। मेरे पास अगर 4-5 रास्ते एक काम को करने के, तो उनमें से सही कोर्स ऑफ एक्शन, इफेक्टिव मतलब जो विद इन द टाइम कंप्लीट हो सके, वो वाला कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कंपनी को ग्रो करने के लिए डिसीजन मेकिंग जरूरी है। सही पार्टनर चूज करने में डिसीजन मेकिंग जरूरी होता है। डे टू डे ऑपरेशन में क्या सही रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी सही रहेगा, चूज करने के लिए डिसीजन मेकिंग जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ एनवायरमेंट एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, बहुत सारे फोर्सेस, बहुत सारे इंडिविजुअल्स या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। उन्हीं को कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फोर्सेस, बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। उन्हीं को कहा जाता है एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो उस एनवायरनमेंट के एनालिसिस में क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना होता है? एक मॉडल है पेस्टल मॉडल। ई से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल, ई से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल और ई से एनवायरमेंटल यानी नेचुरल एनवायरनमेंट। यहाँ पे 2 ई है, पहला ई बोलता है इकोनॉमिकल और दूसरा ई बोलता है वो नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आपके आसपास का पॉलिटिकल फैक्टर मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, गवर्नमेंट क्या रूल रेगुलेशन बना रही है, वो सब भी आपके बिजनेस को डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। इकोनॉमिकल फैक्टर मतलब इन्फ्लेशन, डॉलर पाउंड का रेट यानी एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ। जितने चैप्टर आप लोग इकोनॉमिक्स में नाम पढ़ते हो वो सब चैप्टर का नाम है यहाँ पे। डिमांड, सप्लाई, नेशनल इनकम, ये सब चीज़ें बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, वो इकोनॉमिकल फैक्टर है। सोशल फैक्टर मतलब सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है, वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, डेमोग्राफी कैसा है, मतलब कितने ओल्ड है, कितने यंग है, कितने वुमेन है, कितने मैन है, कितने रिच है, कितने पुअर है। कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, कितने पंजाबी हैं, कितने गुजराती हैं, ये सब भी आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी कैसा चल रहा है अभी, कितना जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी बदल रहा है। आप जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो उसमें टेक्नोलॉजी कितना जल्दी जल्दी एडवांस हो रहा है, क्या नया नया इनोवेशन आ रहा है, कितना ज़्यादा मशीन यूज़ होता है, कितना कम मशीन यूज़ होता है आपके बिजनेस में, ये सब फैक्टर भी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। लीगल फैक्टर यानी लॉ रेगुलेशंस क्या है, कोर्ट, गवर्नमेंट, इन लोगों ने देश में क्या लॉ बना रखे हैं। जैसे सिगरेट पैकिंग पे लिखना पड़ता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये लॉ है, नहीं लिखेंगे तो केस हो जाएगा। मेडिसिन वगैरह पे एक्सपायरी डेट, खाने के आइटम पे एक्सपायरी डेट, ये सब लॉ है, आप नहीं लिखोगे तो केस खा जाओगे। कुछ एडवर्टीजमेंट में जो डिस्क्लेमर्स दिए जाते हैं वो सब आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो आप केस खाओगे। ये सब किसने बनाया है, कोर्ट या गवर्नमेंट ने, और जिसमें पनिशमेंट इन्वॉल्व है, वो सबको लीगल फैक्टर कहा जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर यानी इकोलॉजिकल फैक्टर, नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा, आप जहाँ पे प्रोडक्ट बेचते हो वहाँ ठंडा पड़ता है कि गर्म पड़ता है, अभी वहाँ पे तूफान आ गया है, यहाँ एकदम नॉर्मल लाइफ है, फ्लड आके रखा है या नॉर्मल लाइफ है, अर्थक्वेक आके रखा है या नॉर्मल लाइफ है। ये सब फैक्टर आपको एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो आपको डिसीजन पे इम्पैक्ट करते हैं। दूसरा एनालिसिस होता है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। पहले दोनों फैक्टर इंटरनल है, आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस, आपके बिजनेस का स्ट्रेंथ और आपके बिजनेस का वीकनेस, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी अभी मार्केट में कितना अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अभी मार्केट में कितना रिस्क या थ्रेट अवेलेबल है बाहर से, आपके कॉम्पिटिटर्स से। तो ये सब चीज़ें भी आपको एनालाइज करनी पड़ती है। तीसरा चीज़ एनालाइज करना पड़ता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, आपका कॉम्पिटिटर का स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, वो अभी बाजार में क्या कर रहा है, उसका क्या प्लानिंग पॉलिसीज है, उनको भी आपको स्टडी करना पड़ता है। मार्केट एनालिसिस, अभी मार्केट कैसा चल रहा है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा चल रहा है, अभी कितनी डिमांड है बाजार में, कितना पोटेंशियल है इस मार्केट में और ग्रोथ का, क्या ये मार्केट अपने पीक पे पहुंच चुका है और ग्रोथ का स्कोप नहीं है। स्टेक होल्डर एनालिसिस, स्टेक होल्डर कौन होता है, एक वर्ड होता है शेयर होल्डर।
शेयर होल्डर मतलब जो आपके बिजनेस में पैसा लगे। एक होता है स्टेक होल्डर, यानी इसमें सबको ही आ गए, कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉई, हर वो आदमी जिसका बिजनेस से कोई ना कोई रिलेशन है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों, यानी गवर्नमेंट भी, ट्रेड यूनियन भी, मीडिया भी, सोसाइटी भी, सब आगे स्टेक होल्डर। तो ये सब भी आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं, आपको इनका भी ख्याल रखना है। रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है, अभी बिजनेस में कितना रिस्क है, ग्लोबल या लोकल कंसिडरेशंस क्या है, बाजार ग्लोबली कैसा चल रहा है, लोकली कैसा चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड, हालांकि हम लोग पेस्टल मॉडल में डिस्कस कर चुके हैं, बट इन्होंने अलग से भी लिखा। तो ये सब फैक्टर को आपको ध्यान देना पड़ता है एनवायरमेंट एनालिसिस में, फिर आप डिसीजन लेते हैं आपके बिजनेस का क्या कंडीशन, आप आगे क्या डिसीजन लें। नेक्स्ट है डिस्कस द एलिमेंट ऑफ स्वॉट एनालिसिस। अब डिटेल में आया ही, तो मैंने पहले ही कहा था 2 फैक्टर इंटरनल है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ में आप क्या क्या देखते हो, आपका स्किल, आपके पास क्या रिसोर्स है, आपका क्या प्रोसेस है, आपका कैसा सिस्टम है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, पावर कैसे मेंटेन होता है आपके यहाँ टीम वर्क होता है ज़्यादा कि इंडिविजुअल वर्क होता है, ज़्यादा टॉप लेवल के पास कंट्रोल है कि सबके पास कंट्रोल का डिवीज़न है। वीकनेस यानी आपका कमजोरी, इन्हीं को उल्टा पढ़ो, आपके स्किल में क्या लैकिंग है, आपके यहाँ पे क्या इनएफिशिएंसीज है, आपके यहाँ पे क्या कल्चरल लिमिटेशंस है। सिमिलरली एक्सटर्नल फैक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हो, यानी मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, अभी मार्केट ग्रोथ पे है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उल्टा पढ़ोगे मार्केट डाउन टर्न है तो अपॉर्चुनिटी नहीं, थ्रेट है उल्टा। बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन में चेंजेस नहीं आ रहे तो ये अपॉर्चुनिटी है, या रूल रेगुलेशन में ऐसा कोई चेंज आया जो आपके फेवर में है तो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट कोई रूल रेगुलेशन में चेंज आया है, उस प्रोडक्ट पे बैन लग रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर यहाँ पर आपको रिस्क है यानी थ्रेट है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, ये आपके लिए थ्रेट है, क्योंकि बार बार टेक्नोलॉजी बदलेगा, आपको उस हिसाब से अपना बिजनेस का डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर का वीकनेस, आपका कॉम्पिटिटर बहुत वीक है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, उल्टा भी पढ़ सकते हो, कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रांग है तो आपके लिए थ्रेट है। नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का मतलब क्या है, हम लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइजिंग को एक नॉर्मल सेंस में जो पढ़ते हैं कि चीज़ों को अरेंज करना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही नहीं है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब। ऑर्गेनाइजिंग का 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग तो ये है कि आप लोग कैसे, आपके यहाँ पे कितने टाइप के काम है, आप पहले उनका पता लगाओ और फिर उनका डिपार्टमेंट या ग्रुप बनाओ। जैसे मेरे यहाँ पे काम है कैश कलेक्शन, मेरे यहाँ पे काम है अकाउंट्स का एंट्री करना, मेरे यहाँ पे काम है सैलरी वगैरह की डिटेल बनाना, फाइनेंस को समझना, फाइनेंस का एनालिसिस करना, ये सब मैंने एक डिपार्टमेंट बना दिया, ये सब कामों का, जिसको कहा गया फाइनेंस डिपार्टमेंट। मेरे यहाँ काम है लोगों का इंटरव्यू लेना, लोगों का सैलरी डिसाइड करवाना, लोगों को ट्रेनिंग देना, मैंने इसके लिए डिपार्टमेंट बना दिया HR डिपार्टमेंट। तो पहले पता लगाओ आपके यहाँ पे क्या क्या काम है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है, एनालाइजिंग द एक्टिविटीज़, और फिर उनका ग्रुपिंग कर देना, सिमिलर एक्टिविटीज़ का ग्रुप बना देना। ये एक बात हुआ। और सेकेंड बात हुआ चीज़ों को अरेंज करना, तो दोनों चीज़ों को बोलता ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जनरली क्या होता है, कंपनी में टॉप लेवल पे MD होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको बोला गया टॉप लेवल। अब इसमें MD में CEO, CFO सबको ही आ गए। मिडिल लेवल में कौन होगा, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, HR मैनेजर, जितने लेवल ऑफ मैनेजर है। और उनके अंदर में भी फिर प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर भी प्रोडक्शन मैनेजर या स्टोर मैनेजर, मार्केटिंग के अंदर सेल्स मैनेजर, एडवर्टीजमेंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर के अंदर चीफ अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर। इस तरीके से जब ब्रेकअप होता है इनको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब एक होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑल द मैनेजर हैव डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर देयर रेस्पेक्टिव सबऑर्डिनेट। एक लाइन में डिपार्टमेंट होगा, सबसे ऊपर MD के अंदर एक मैनेजर के अंदर एक आदमी, उसके अंदर एक सुपरवाइजर के अंदर लेबर। तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। यहाँ पे हर एक को अपने वाले सबऑर्डिनेट के ऊपर फुल कंट्रोल, डायरेक्ट अथॉरिटी। मतलब मैनेजर के ऊपर MD है तो MD को पूरा मैनेजर पे कंट्रोल है। मैनेजर के अंदर में एक मान लो मैंने कहा डिप्यूटी मैनेजर है, तो डिप्यूटी मैनेजर के ऊपर पूरा कंट्रोल मैनेजर का होगा। सुपरवाइजर है डिप्यूटी मैनेजर के नीचे,
तो सुपरवाइजर का फुल कंट्रोल डिप्टी मैनेजर का होगा। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कहा जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने जो ऊपर पढ़ा वो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से, ये जो पहला वाला हमने पढ़ा उसे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते थे। ये वाला भी हमने जो पढ़ा है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों एक साथ भी हो सकता है, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। तो देखो मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर में एक आदमी है पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी के नीचे फिर प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग, फाइनेंस मैनेजर, उनके नीचे ये सब। तो ये लाइन और स्टाफ दोनों हो गए। जब लाइन मैनेजर हो गया एक के नीचे एक, स्टाफ मैनेजर हो गया साइड बाय साइड। ये जो पर्सनल सेक्रेटरी एमडी के नीचे, ये हर एक मैनेजर के नीचे भी एक एक आदमी हो सकता है, वो हो गया स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसको बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट? तो अभी तो हमने पढ़ा, उसी को ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए कुछ काम का नहीं है इसमें। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन। तो जिस लेजिटिमेट जो पावर दिया जाता है किसी को डिसीजन मेकिंग का, उसको बोलते हैं अथॉरिटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? एक मैनेजर को मैंने पूरा एक काम सौंप दिया और सारा डिसीजन मेकिंग पावर भी उसको दे दिया। उसके अंदर में टीम और स्टाफ है। तो वो मैनेजर जब अपने पावर को इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करे, कंपनी के एमडी ने पूरा पावर मैनेजर को दे दिया, ब्रांच मैनेजर को पूरा पावर दे दिया। अब ब्रांच मैनेजर के अंदर में 3 लोग हैं, तो ब्रांच मैनेजर ने उनके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट किया। दैट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का बंटवारा होना उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये पूरे कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पावर देंगे। जैसे मैंने अपने जूनियर को कहा कि 20,000 रुपये तक का सैलरी का स्टाफ तुम ढूंढ लो, लेकिन अगर कोई 20,000 से ज़्यादा मांगे तो मेरे से आके पूछो। तो मैंने पूरा पावर नहीं दिया उसको, मैंने थोड़ा पावर डेलीगेट किया। बट उनमें डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पूरा पावर अपने नीचे वाले को दे दे रहे। जैसे मैंने कहा कंपनी के बॉस ने, कंपनी के एमडी ने पूरा पावर ब्रांच मैनेजर को दे दिया, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब ब्रांच मैनेजर ने अपने लोगों को थोड़ा थोड़ा पावर दिया, इसको बोलते हैं डेलीगेशन। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में 3 बातें होंगी, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। जब मैं अथॉरिटी को डेलीगेट करता हूँ, थोड़ा थोड़ा पावर अपने जूनियर्स को देता हूँ, तो मैं उनको थोड़ा अथॉरिटी देता हूँ, मैं उनको थोड़े डिसीजन मेकिंग के एक्शंस के पावर देता हूँ, थोड़ा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता हूँ। वो लोग मेरे लिए, वो मेरे अंडर में ऑथराइज होंगे, वो मेरे अंडर में रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर आपको जवाब भी देना पड़ेगा, क्यों नहीं हुआ या क्यों गड़बड़ हुआ। अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती। मैं ये नहीं बोल सकता अपने एमडी को कि मेरे जूनियर ने काम गलती किया, मेरी क्या गलती है इसमें, बिल्कुल नहीं। उस मैनेजर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर जूनियर ने भी गड़बड़ किया है। अब आता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है? सेंट्रलाइजेशन मतलब सब कुछ टॉप मैनेजमेंट के पास है, सारा डिसीजन मेकिंग पावर टॉप मैनेजमेंट के पास है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अलग अलग लेवल पे पावर्स का बंटवारा हो गया। सेंट्रलाइजेशन में फ्यू हैंड के हाथ में सब कुछ है, जबकि यहाँ पे ज्यादा लोगों के हाथ में पावर्स है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर। एक बॉस के अंदर में कितने लोग होंगे? एक आदमी 10 लोगों की टीम मैनेज करेगा या एक आदमी से 3 लोगों की टीम मैनेज करेगा? इसको आगे सारे डिटेल में भी पढ़ेंगे। मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ किन बातों पर डिपेंड करता है कि एक आदमी के अंदर में 3 लोग होंगे कि 10 लोग होंगे। दोनों का एक दूसरे पे म्यूचुअल ट्रस्ट कितना है। अगर ट्रस्ट स्ट्रांग है तो टीम बड़ी होगी, ट्रस्ट कम है तो टीम छोटी होगी। अगर टॉप मैनेजर बहुत स्किलफुल है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत एक्सपर्ट है, तो बड़ी टीम भी हैंडल कर लेगा। वो खुद नया है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है उतना अभी, या खुद उतना स्किल्ड नहीं है, खुद उतना एक्सपर्ट नहीं है, तो छोटी टीम हैंडल होगी। उल्टा भी पढ़ो, अगर जूनियर्स कितने स्ट्रांग है, जूनियर्स कितने स्किल्ड है, जूनियर्स कितने एक्सपीरियंसड है। अगर मेरे जूनियर्स बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत स्किल्ड है, तो बड़ी टीम भी मैनेज हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे जूनियर उतने स्किल नहीं है तो टीम छोटी लगेगी।
क्योंकि एक साथ बहुत लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। काम कितना मुश्किल या ईजी है, अगर वर्क बहुत कॉम्प्लेक्स है तो टीम छोटी होगी, और अगर वर्क बहुत सिंपल है, एक बार में बताने से सब समझ जाएंगे, तो टीम बड़ी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग द स्पैन ऑफ, मैंने अभी कहा था। ये वाला आंसर यहाँ से मत पढ़ो, मैंने जो बताया वो लिख सकते हो। जस्ट एन अथॉरिटी इज द की टू द मैनेजर्स जॉब, डेलीगेशन इज द की टू द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सप्लेन। अथॉरिटी की है मैनेजर की जॉब के लिए, लेकिन डेलीगेशन बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिल्कुल सही बात है। एक मैनेजर हमेशा चाहेगा उसके पास ज़्यादा पावर हो, ज़्यादा अथॉरिटी। जितना ज़्यादा उसके पास पावर या अथॉरिटी होगा, उसको लगता है उतना बेटर वे में काम संभाल पाएगा, कर पाएगा। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑलवेज बेटर है कि जितना ज़्यादा काम का डेलीगेशन, पावर का डेलीगेशन, ताकि काम जल्दी कंप्लीट हो। यहाँ पे क्या कहा, एनालॉजी ऑफ डेलीगेशन द की टू द ऑर्गेनाइजेशन इज एट। बहुत सही बात का है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेलीगेशन बहुत जरूरी है। जैसे अथॉरिटी एक मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है, वैसे यहाँ पे समझाए अथॉरिटी फॉर मैनेजर, वो डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, वो आसानी से ऑर्डर दे पाएगा, उसके एम्प्लॉयज उसके लिए अकाउंटेबल होंगे। उसने पावर, अगर एमडी ने मैनेजर को पावर दिया है तो फिर मैनेजर अकाउंटेबल भी तो होगा। लेकिन अगर एमडी ने मैनेजर को पावर ही डेलीगेट नहीं किया तो फिर वो अकाउंटेबल भी नहीं बोलेगा, मैं क्या करूँ, मुझे तो डिसीजन लेने का पावर ही नहीं था। उल्टा आप करते हैं, डेलीगेशन क्यों जरूरी है, ताकि काम स्किलफुली हैंडल हो, सबको आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेने का मौका मिले, एम्प्लॉय को भी पावर मिले, स्किल उनका बढ़े, काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, काम एफिशिएंटली कंप्लीट हो। टॉप मैनेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता अगर काम डेलीगेट होगा, यही सब एडवांटेज। अगला बोला एनुमरेट द फीचर्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने ऊपर पढ़ा है, यहाँ दोबारा केवल डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्लियर होता है, डायरेक्ट चेन होता है, एकदम डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड। लेकिन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, डिपार्टमेंट के अंदर भी डिपार्टमेंट्स का बंटवारा होता है। जितना ज़्यादा बंटवारा उतने ज़्यादा लोग, उतना इनडायरेक्ट कमांड होगा। लाइन मैनेजर है डायरेक्ट अथॉरिटी, लेकिन स्टाफ मेंबर में एडवाइजरी होता है, डायरेक्ट अथॉरिटी यानी डायरेक्ट पावर नहीं होता है। लाइन मैनेजर में सारा डिसीजन आर मेड बाय लाइन मैनेजर्स, लेकिन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में पावर का बंटवारा हो जाता है, वहाँ पे वही लोग नीचे लेवल वाले भी थोड़ा थोड़ा डिसीजन मेकिंग लेते हैं। लाइन मैनेजमेंट में प्राइम फोकस होता है ऑपरेशंस के ऊपर, जबकि यहाँ मेन फोकस होता है सपोर्ट के ऊपर। लाइन मैनेजमेंट में या लाइन ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल होता है, जबकि यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में नीचे के लोग लेस स्पेशलाइज्ड होते हैं, जबकि यहाँ नीचे के लोग भी हाईली स्पेशलाइज्ड होंगे, क्योंकि उनको भी पावर दिया जा रहा है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में ब्रेकअप, डेलीगेशन एक प्रोसेस या मेथड है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक पूरे लेवल पे है, नीचे लेवल तक बंटवारा हो जाता है, ये पूरा रिजल्ट है। यहाँ पे आपका सुपीरियर का अभी भी ज़्यादा पावर हो गया है, बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होगा, बट यहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल होगा। यहाँ कोई किसी का बॉस और सबऑर्डिनेट की तरह नहीं काम कर। डेलीगेशन में आप पूरा का पूरा पावर डेलीगेट नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करते हो, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में पूरा पावर नीचे वाले लेवल पे चला जाता है, उस ब्रांच को वही ब्रांच मैनेजर पूरा संभाले। यहाँ पे डेलीगेशन में सुपीरियर के पास कंट्रोल होता है, यहाँ पे कंट्रोल कम हो जाता है। कंट्रोल तो होता ही है डिसेंट्रलाइजेशन में भी, लेकिन कम हो जाता है। अब बोला डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना। जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया था, मैंने एक डिपार्टमेंट बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट बना दिया HR डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब सब अपना अपना डिपार्टमेंट का काम संभालेंगे। तो अलग अलग यूनिट्स में ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का बंटवारा, अलग अलग यूनिट्स में ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का बंटवारे को डिपार्टमेंटलाइजेशन कहा है। क्यों जरूरी है आज की डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटलाइजेशन? ताकि एफिशिएंसी बढ़े, स्पेशलाइज लोग काम कर सकें, स्किल बढ़ेगा लोगों का, ज़्यादा फोकस होगा अपने काम के ऊपर। अगर मुझे एक ही काम दिया गया, ज़्यादा कंट्रोल होगा, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होगा, प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंटवारा हो पाएगा, प्रॉपरली परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, किसने गलती की, कहाँ गलती हुई, आराम से पकड़ा जा सकेगा। डिसीजन मेकिंग इजीली हो पाएगा, सब अपने अपने लेवल पे डिसीजन लेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा, किससे बात करनी है क्लियर रहेगा एकदम, चीज़ों को इजीली अडॉप्ट कर सकेंगे क्योंकि सब अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव का यूनिटी होना चाहिए, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अलग अलग ऑब्जेक्टिव या अलग अलग गोल या टारगेट नहीं होना चाहिए। काम का प्रॉपर वे में बंटवारा होना चाहिए। स्पैन ऑफ सुपरविजन, किसके अंदर में कितने लोग होंगे ये प्रॉपरली डिसाइड होना चाहिए। एक स्केलर अथॉरिटी होना चाहिए, चेन में काम होना चाहिए, एक जगह से ऑर्डर पास होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, अथॉरिटीज का प्रॉपर डेलीगेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, सबका जवाबदेही होना चाहिए, आंसरेबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, बंटवारा ठीक से, मतलब एकदम रिजिड बंटवारा नहीं हो, अगर बाद में उसको चेंज करना पड़े तो चेंज किया जा सके। कंटिन्यूटी, आपको रेगुलरली देखना पड़ेगा आपका डिपार्टमेंट का बंटवारा ठीक है कि नहीं। स्पैन ऑफ कंट्रोल का ऊपर बात हो चुका है। लीडरशिप होना चाहिए, जो आपका हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए उसके अंदर, वो टीम को लीड कर सके आगे आके। इकोनॉमिकल यानी कभी को बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़े वो डिपार्टमेंट का बंटवारा, और एफिशिएंटली काम होना चाहिए। तो यही सब चीज़ें अच्छे साउंड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो पहले बोला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को क्लियरली डिफाइन किया गया, टॉप मैनेजमेंट ने खुद ये सब बंटवारा किया और प्रॉपरली एक जगह मेंशन किया है, ये बंटवारा होगा, ये टीम होगा, ये इस टीम का हेड होगा, इनके अंदर में ये लोग होंगे, इन लोगों का ये काम होगा। जैसे स्कूल के चेयरमैन ने डिसाइड किया है कि अकाउंट्स, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, अकाउंट साइंस और कॉमर्स साइंस और ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स साइंस और ह्यूमैनिटीज 3 सेक्शन होंगे हमारे स्कूल में। कॉमर्स का हेड ये होगा, साइंस का हेड ये होगा, आर्ट्स का हेड ये होगा, ये ह्यूमैनिटीज का हेड ये होगा। उनके अंदर में कौन अकाउंट्स पढ़ाएगा, कौन इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, कौन बीएससी पढ़ाएगा, उधर में कौन साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा। ये सब बंटवारा जब प्रॉपरली हो उसको बोलते हैं फॉर्मली। तो जहाँ प्रॉपर प्री डिफाइंड रूल्स हो, पॉलिसीज हो, शेड्यूल हो, प्रोसीड्योर हो, प्रोग्राम्स हो, उसको बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। प्री डिफाइंड है मतलब सब कुछ पहले से डिसाइड कर लिया गया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत टाइप के होते हैं। नंबर 1 है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी ऊपर पढ़ा डायरेक्ट अथॉरिटी जहाँ पे होगी, एक स्केलर या एक मिलिट्री की तरह काम होगा। यहाँ एक लाइन होगा, सबसे ऊपर एमडी, उसके नीचे डायरेक्टर्स, उनके नीचे मैनेजर्स, उनके नीचे सुपरवाइजर्स, इस तरीके से डिवीजन होगा एक लाइन में। इसका फ़ायदा क्या होगा? इजी होगा ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, सबके रोल क्लियरली डिफाइंड होंगे, हायरार्की क्लियरली डिफाइंड होगी, जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाएंगे और सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगा। कोई ये नहीं बोल सकता मेरी गलती नहीं है। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? कई बार ये बहुत रिजिड हो जाता है। अब इस सुपरवाइजर को कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने मैनेजर से, वो डायरेक्ट ऊपर जाके बात नहीं कर पा रहा। डिक्टेटरशिप चलती है, अभी का ऊपर नहीं जा पा रहा है डायरेक्ट। आदमी ईच डिपार्टमेंट इज बिजी विद देयर इंस्टीट्यूट ऑफ फोकसिंग ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट। हर कोई सिर्फ अपने डिपार्टमेंट या अपने ही काम को ध्यान देगा, ओवरऑल कोई ध्यान नहीं देगा। दूसरा टाइप का ब्रेकअप है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ दोनों ये हायरार्की भी मेंटेन हो रही है और उस हर एक के बीच में भी अलग अलग डिपार्टमेंट का बंटवारा हो, दोनों एक साथ हो रहे। तो इम्प्रूव वर्जन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आप फंक्शन वाइज भी चीज़ों का बंटवारा कर रहे हो, आप लाइन भी मेंटेन कर रहे हो और उनके अंदर भी डिपार्टमेंट्स बना रहे हो। इसका फायदा क्या होगा? काम का प्रॉपर डिवीजन हो जाएगा, स्टाफ का प्रेशर कम हो जाएगा, वर्कर लोगों का अपॉर्चुनिटीज मिलेगी सबको ग्रोथ की। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? बहुत सारा कंफ्लिक्ट होगा, जितने ज़्यादा ब्रेकअप्स उतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े कंफ्लिक्ट्स। स्टाफ मेंबर कुछ सजेस्ट करेगा, टॉप मैनेजमेंट उसको इग्नोर करने का कोशिश करेगा, अपने ऊपर तक बात जाने नहीं देगा। अगला डिपार्टमेंट ब्रेकअप है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने डिपार्टमेंट बांटे एक्टिविटी वाइज। फंक्शनल मतलब डिपार्टमेंट का बंटवारा किया एक्टिविटी वाइज, मतलब एक पूरा टीम बना दिया जहाँ सारे फाइनेंस के लोग हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। एक पूरा टीम बना दिया जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन वाले लोग होंगे। एक पूरा टीम बना दिया जहाँ पे सिर्फ एचआर वाले होंगे। इसको बोलते हैं फंक्शनल बंटवारा, काम वाइज बंटवारा। एम्प्लॉइज आर अरेंज एज पर द फंक्शंस ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड नेचर। इसका फायदा क्या होगा? हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम पे फोकस करेगा, स्पेशलाइज्ड लोग इन्वॉल्व होंगे एक जगह पूरे,
लेकिन इसका डिसएडवांटेज होगा, हर कोई डिपार्टमेंट खेलेगा, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। वो बोलेगा मैं भी फाइनेंस मैनेजर का हेड हूँ, अगर वो प्रोडक्शन का हेड है तो क्या हुआ, मेरे पास आके बात करो। प्रोडक्शन हेड भी बोलेगा मुझे क्या पड़ी है, आगे फाइनेंस वाला मेरे से बात करो। सब अपना अपना डिपार्टमेंट का फायदा देखेंगे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट कोई नहीं देखेगा, क्योंकि सबका पोजीशन इक्वल है, हर एक लेवल पे एक एक हेड है, सब अपने आप को ही हेड मानेंगे। एक होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए डिपार्टमेंट बनाना। मेरे को एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 3 अपार्टमेंट बनाने के कॉन्ट्रैक्ट मिले, तीनों अपार्टमेंट के हिसाब से मैंने 3 टीमें बना दी। इसका एडवांटेज क्या होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट, तो वो अपना अपना प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे, प्रॉपर कंट्रोल रहेगा और इम्प्रूवमेंट होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, कई बार प्रोजेक्ट कंप्लीशन में डिले होगा, ये डिफिकल्ट टू जज होगा कि किसने क्या परफॉर्मेंस में गलती की। एक होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये बहुत लेटेस्ट फॉर्म है, मैंने सारे कॉम्बिनेशन यानी फंक्शनल और प्रोजेक्ट दोनों को मिला के मैट्रिक्स बनाए। देयर आर 2 लाइन्स ऑफ अथॉरिटी, फंक्शनल पार्ट का अलग अथॉरिटी होगा, प्रोजेक्ट पार्ट का अलग, और दोनों को मैं एक साथ लेके चलूँगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज वही ऊपर वाले, कॉम्बिनेशन में काम होगा तो आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक साथ चलेगा, एक प्रोजेक्ट पे वर्किंग होगा एक साथ। इसका डिसएडवांटेज आपस में कम्युनिकेशन में लड़ाइयाँ, कन्फ्यूजन, कौन किसके अंदर में, बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स होने से कन्फ्यूजन हो जाता है कौन किसके अंदर में। तो ये थे सारे फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो लेकिन आपने प्लान करके, मैनेजमेंट ने प्लान करके वो टीम नहीं बनाई है, आप लोगों ने आपस में एक टीम बना ली है, मिलजुल के काम कर लेते हैं। जैसे मान लो एक साइंस का टीचर है, मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ, साइंस के टीचर को किसी काम में प्रॉब्लम हुआ, मैंने उसके साथ मिलकर टीम बना के उसका काम करवा दिया, या मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसने मेरा काम करवा दिया मिलके मेरे साथ। मैनेजमेंट ने नहीं कहा था तुम लोग आपस में एक टीम बन जाओ या एक डिपार्टमेंट बना लो, बट हमने बना लिया और काम कंप्लीट करवा लिया। तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो बिना हायरार्की के बनाने से नहीं हुआ है, कोई प्रॉपर अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई किसी का जूनियर और सीनियर नहीं है, मिल के काम कर रहे हैं बिजनेस के इंटरेस्ट में, या हमारा मिल एक दूसरे से मन मिलता है इसलिए। तो ये सब चीज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, डिस्कस व्हाट द प्रोसेस स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टेप्स फॉलो होना चाहिए, तो सबसे पहले कंपनी को एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, कैसे बंटवारा डिसाइड करें, कौन सा मेथड फॉलो करें, फॉर्मल की इनफॉर्मल। फॉर्मल में भी लाइन, स्टाफ, मैट्रिक्स, फंक्शनल। एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ, डिविजनल स्ट्रक्चर भी होता है फॉर्मल के अंदर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं प्रोडक्ट वाइज, उसको शायद प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है इन लोगों ने, मैंने प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट बना दिया। हाँ, इन्होंने इसी को कहा है डिविजनल स्ट्रक्चर, ही दूसरा नाम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। मेरे यहाँ पे मेडिसिन बनती है, साबुन बनता है, कपड़ा बनता है, मैंने सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। अगला है कैसे डिसाइड होगा कौन सा फॉर्मेट है, तो सर कौन सा फॉर्मेट डिसाइड करें, सर आप अपना ऑब्जेक्टिव देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। आपको ये भी देखना पड़ेगा आपका की एक्टिविटीज कौन सा है, ज़्यादा अगर फंक्शन वाइज है तो सिर्फ फंक्शन बनाइए, सिंगल प्रोडक्ट है क्या करेंगे प्रोडक्ट वाइज बना के, प्रोजेक्ट वाइज जाने में कोई फायदा नहीं है, डिविजनल स्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं। तो आपको की एक्टिविटीज को आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से कौन से ग्रुप बेटर होंगे, आपको ये भी देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा किनको ज़्यादा अथॉरिटी देना है, किनको कम, आप उस हिसाब से भी ग्रुप बनाएंगे। और फिर आप इवेलुएट करते हैं कि आपका ग्रुप जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है ठीक तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर बदलिए वापस अपना स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा वही है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ऊपर पढ़ चुके हैं, इसका फायदा क्या है तो ऊपर पढ़ चुके हैं। क्लैरिटी रहेगा, बेटर एफिशिएंसी होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, रिसोर्स का प्रॉपर बंटवारा होगा, अगर डिपार्टमेंट ठीक से बने हुए हैं तो डिसीजन मेकिंग ठीक से होगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगा, अडॉप्टेबिलिटी रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा रहेगा, एम्प्लॉय का मोटिवेशन मोरल हाई रहेगा, प्रोडक्टिविटी बेटर होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, लोगों का भी ग्रोथ होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा। एक्सप्लेन द एलिमेंट या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, कैसे डेलीगेशन होता है, तो सर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपके यहाँ क्या क्या काम है, ड्यूटी असाइन कीजिए।
अब उस ड्यूटी के हिसाब से सबको थोड़ा थोड़ा पावर डेलीगेट कीजिए। पहले काम के हिसाब से सबको ड्यूटी बांटिए, फिर पावर बांटिए। जैसे पावर बांटे तुरंत सबको थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी दीजिए, और जब जिम्मेदारी दी है तो उसको बोलिए इस बात के लिए तुम ही अकाउंटेबल हो, और उसका एक प्रॉपर चार्ट या मैनुअल बना के रखिए इसको क्या डेलीगेशन किया गया, ताकि कल को सवाल पूछा जा सके। एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। जब डेलीगेशन करना तो क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, तो ऑलवेज फॉलो करो कि अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ अथॉरिटी या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंटवारा गलत। एक जगह से ऑर्डर पास हो, एक प्रॉपर हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए अथॉरिटी की। कोई भी किसी को जंप करके ऊपर वाले टॉप लेवल पर पहुंच के क्वेश्चन पूछने लग जाए, गलत बात है। पैरिटी होनी चाहिए, किसी को आप बायसनेस मत करो। लोवेस्ट लेवल तक डेलीगेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप और मिडिल ही सब पावर बांट लिए। कम्युनिकेशन ऑलवेज क्लियर होना चाहिए। जब आपको लगे कि ज़्यादा ही अथॉरिटी मिल गई किसी को, या कोई अथॉरिटी का गलत फायदा उठा रहा है, तो उसको रिवोक करने का भी आपके पास पावर होना चाहिए। एंसरेबिलिटी ऑलवेज होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग दो, जिसको जो पावर या काम दियो उसको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, और फीडबैक लेते रहो टाइम टू टाइम। ये एलिमेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का क्या फ़ायदा है, तो वही ऊपर जो पढ़े थे। काम एफिशिएंटली होगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रहेगा क्योंकि सबका काम सब में बटा हुआ रहेगा, एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, प्लान इजीली पूरा हो पाएगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा, मैनेजर का ओवरलोड कम होगा क्योंकि प्रॉपर्ली सब चीज़ का बंटवारा हो गया। यही स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए चैप्टर कंप्लीट करेंगे।